हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि चौधरी। वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। आज की इस क्लास में हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। यह क्वेश्चंस 11 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के हैं। इससे पहले मैथ, रीजनिंग और हिंदी की वीडियोस भी आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके वो वीडियोज आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? 36 मीटर पटुआ यानी कि जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर पटुआ के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित होता है। ठीक है, तो उसके लाभ का हमें प्रतिशत बताना है, क्या प्रतिशत होगा। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को यहीं पर पहले पॉज करना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, फिर उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखिए मैंने कैसे किया है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि 36 मीटर जूट को बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के सेलिंग प्राइस के बराबर का लाभ यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि सेलिंग प्राइस जो है वो 1 मीटर का कितना है? 1 मीटर का 1 रुपया है। ठीक है, तो 12 मीटर का कितना हो गया? 12 मीटर का हो गया 12 रुपये। और 36 मीटर का ये भी तो सेलिंग प्राइस ही है, तो 36 मीटर का कितना हो गया भाई? 36 मीटर का हो गया 36 रुपये। ठीक है ना। अब इसने क्या किया है कि 12 जो ये 12 रुपये है ये तो इसका प्रॉफिट है, तो 36 रुपये में से हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? सीपी मिलेगा। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हमें मिल जाएगा। तो 36 में से हम 12 निकालेंगे तो कितना हो गया? 24। ठीक है, तो क्या हुआ कि 24 जो है इसका सीपी है। ठीक है ना, और 12 इसका प्रॉफिट है। ठीक है ना, तो 24 पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 12 का। ठीक, तो ये कितना परसेंट हो गया? ये हो गया आपका 50%। ठीक है ना, 50%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50%, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। ठीक है, बोर्ड मास का, जिसमें से बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लाई, ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट का देख लेते हैं। ठीक है ना, अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या देखेंगे? हम ऑफ। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा डिवाइड, उसके बाद ये मल्टीप्लाई, फिर ये प्लस और ये फिर ये माइनस। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 6 इंटू 4 हो जाएगा 24, उसके बाद में प्लस ये 12/3 कितना हो जाएगा? 4, और 4 गुणा 6 24, और ये माइनस के ये 5 चक 20। ठीक है ना, ये 20, 24 में से 20 गए तो कितना बचा? 4, और 24 और 4 कितना हुआ? 28। तो 45 माइनस के 3 गुणा 28, और प्लस में क्या है? ये 6। ठीक है ना, तो 45 माइनस के और 28 गुणा 3 कितना होता है? 84, और प्लस के 6, तो 45 और 6 हो गए 51। ठीक है ना, ये है प्लस के और ये माइनस के 84। ठीक है ना, जब माइनस के 84 में से जब हमारे प्लस के 51 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 33। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माइनस के 33। यहाँ पर ये बी और ये सी हो जाएगा। ठीक है, ये डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 12/100। ठीक है ना, 12% को ऑफ की जगह पर लगाया गुणा, ये 4/100 गुणा 7/100 गुणा 2 और गुणा 10 की पावर 6। अब देखिए यहाँ पर अगर मुझे 100 को अगर मुझे पावर में लिखना हो, ठीक है ना, अगर मैं 10 की पावर से कितना लिख सकता हूँ? तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10। ठीक है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। ऐसे ही मुझे अगर 1000 को लिखना हो तो क्या लिखना है? 10 की पावर 3। तो सॉरी, तो मुझे इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर ये जितनी जीरो होती हैं उतनी ही 10 की यहाँ पर पावर लग जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 100 के यहाँ पर कितनी जीरो हैं? ये 2 जीरो, 2 जीरो और 2 जीरो, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, तो ये कितनी हो जाएंगी? इस तरीके से 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। तो यहाँ से हम पूरा हटा देते हैं, ये हो गया हमारा 10 की पावर 6। ठीक है ना, ये वाला जब ये 10 की पावर 6 है और यहाँ पर भी ऊपर 10 की पावर 6 है तो इससे ये दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों कटने के बाद में क्या बचा? यहाँ पर बस हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहे हैं, अप्रोच मायने रखती है बहुत ज़्यादा। तो देखो भाई, एक तो तरीका ये है कि आप पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, उसके बाद में फिर इसमें करें, फिर उसके बाद में इसमें करें। और लेकिन जो मेरा तरीका है, पहले मेरा तरीका देखिए। तो मैं क्या करूँगा कि पहले करूँगा 12 गुणा 2, ये हो गया 24, और उसके बाद में 7 गुणा 4, ये कितना हो गया? 28। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का, ठीक है ना। इसका मैंने आधा किया, ये हो गया 2। ठीक, अब या तो 28 में से 2 माइनस कर लो या 24 में प्लस कर दो 2। तो मैं क्या करूँगा भाई, ये हो गया 26, ठीक है, और 26 का हो गया स्क्वायर और माइनस के ये 2 का यहाँ से स्क्वायर हो गया माइनस, ठीक है, ये 4 यहाँ पर माइनस हो गया। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 676 माइनस के 4, ये हो गया 672, ठीक है ना, 672 हो गया। अब ये किस तरीके से आया मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, एक मिनट, यहाँ पर मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, 24 को लिख सकता हूँ मैं 26 माइनस के 2, ठीक है, 28 को लिख सकता हूँ मैं 26 प्लस के 2, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, ठीक है, 26 को अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ए, 2 को लिखूँ मैं यहाँ पर बी, ठीक है ना, तो ये भी ए और ये भी बी, ठीक है ना। तो ए माइनस के बी और ये ए प्लस के बी, तो ए माइनस के बी और ए प्लस के बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया कि 26 के स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 672, ऑप्शन नंबर सी। तो ये मेरा तरीका है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा तरीका सही है तो आप मेरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये 3 विमाएँ मतलब जो 3 साइड हैं जिनकी ये लंबाई है 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये एक इस तरीके का एक घनाव है, ठीक है ना। घनाव एक तरीके से आप ये समझ लिए कोई ईंट है, ये वाली, इस तरीके से, ठीक है ना। तो जिसकी जो लंबाई है वो है 112 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है 44 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है ये वाली 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कोई एक लोहे की ईंट है, ठीक है। अब लोहे का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर इसमें बोला है कि इसे पिघलाया गया है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस ईंट को पिघलाया जाता है और उसके बाद में एक 35 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब एक 35 सेंटीमीटर की रेडियस वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, मतलब एक इस तरीके एक सिलेंडर है, ठीक है ना, जिसकी ये जो रेडियस है ये कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसके साइड वाला ये वाला पूरा, ये इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया हमें छोड़ देना है, ठीक है ना। बाकी का जो बचा हुआ जो एरिया है इसका कितना होगा, यानी कि हमें सरफेस एरिया बताना है कि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, ठीक है ना। सरफेस एरिया क्या होता है, इसका होता है 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखिए रेडियस तो दे रखा है और हमें निकालना है यहाँ पर क्या हाइट। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक दिया गया है इसके वॉल्यूम को इक्वल में रखेंगे हम सिलेंडर के वॉल्यूम को, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। तो ये 112 गुणा 44 गुणा 25 और सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, ये πr² h होता है, ठीक है ना, πr²h। तो ये कितना हो गया πr²h और r यहाँ पर कितना दिया हुआ है, r दिया गया है यहाँ पर 35, ठीक है ना। तो ये 35 गुणा 35 हो जाएगा। अब देखो जब हम यहाँ पर सी ए से निकालेंगे, ठीक है ना, जब सिलेंडर का जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर हमें पाई यूज़ हो रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ की पाई को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के हमें सॉल्व करना है तो पहले हम दो दो जगह पर सॉल्व क्यों करें। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा पाई इंटू एच और अपॉन के यहाँ पर r², 35 गुणा 35, ठीक है। और यहाँ पर 22 नहीं है 25 है, सॉरी ये 25 है, ठीक है ना। तो 5 से यहाँ पर 35 को काटेंगे 7 बार और इसे काटेंगे, ये कट गया यहाँ पर 5 बार, ठीक है ना। इस 5 से ये कितने बार कट गया 7 बार, ठीक है। इसे यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ मैं, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये h इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पर ये h था ना πh, ठीक है ना। तो πh बराबर कितना आ गया 112 गुणा 44 बटे 7 गुणा 7, ठीक है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पर पाई और h की वैल्यू है हमारे पास में और यहाँ पर 2 और r की वैल्यू यहाँ पर मैं पहले से ही दे रखी है। तो कितना होगा 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 35, तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 5 जा 35 और ये कितनी बार चला जाएगा 7 1 जा 7, 4 और 7 6 42, 16 बार, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 गुणा 44, ठीक है ना, गुणा 2 गुणा 5,
तो ये 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और 16 को हम 16 और 44 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा 4 गुणा 11, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 11, ठीक है। पहले यहाँ से इसे हटा लेते हैं, देखिए 64 इंटू 11 इंटू 10 है, ठीक है ना। ये वाला भी 10 था ना यहाँ पर, ये 5 दूनी 10। तो देखिए 64 को हम कैसे लिखेंगे, ये 6 और ये 4, उसके बाद में इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, 6 और 4 10, एक कैरी तो एक इसके नीचे आ जाएगा, 704 गुणा 10 यानी पीछे 1 0। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है, ठीक है। कक्षा 9 और कक्षा 10 के लड़के और लड़कियों की संख्याओं का जो अनुपात है वो है 9:5 और यहाँ पर है 8:7, यानी कि इसका है 9:5 और इसका है 8:7, ठीक है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए ये 42 है और इसका रेशियो कितना है, 9:5। तो ये कितना हो जाएगा, 9x प्लस के 5x। ये एक्स वैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे समझाना है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 14x। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 14x के बराबर है, ठीक है ना। 14x किसके बराबर है, ये 42 के बराबर। तो x कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर, ठीक है ना। तो ये कितने हैं, 9 × 3 और ये है 5 × 3, ठीक है ना। तो 27 और 15। तो ये है लड़कों का रेशियो, ठीक है ना, और ये है लड़कियों का रेशियो, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज़ हो गई 27 और ये कितने हैं, 15। ये है साहब क्लास 9th की बात। यहाँ पर क्लास 10th का देख लेते हैं। क्लास 10th में टोटल स्टूडेंट हैं 45, ठीक है ना। और यहाँ पर रेशियो है 8:7 का। तो ये कितना हो गया, 15x, ठीक है ना। ये 8x और 7x, 15x हो गया। और 15x किसके बराबर दे रखा है, मैं 45 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 45/15, ठीक है ना, 3। तो यहाँ पर ये बॉयज़ कितने हो गए, 8 × 3, ठीक है ना। और गर्ल्स कितनी हो गई, 7 × 3। कितना हो गया ये, 24 और 21। तो इसने पूछा है कि टोटल बॉयज़ और टोटल गर्ल्स के बीच का अंतर। तो टोटल बॉयज़ कितने हो गए, 27 और 24, और ये कितने हैं, 21 और 15। अब इन्हें जोड़ लेंगे और इसके बीच का हम डिफरेंस देख लेंगे। तो 7 4 11 और 2 2 4 और 1 5, ये 51, ये 6 और ये 3 36, ठीक है ना। तो लड़के लड़कियों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 15, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 और 8 वर्ष बाद 16,400 होता है, ठीक है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में 1,000 रुपये हैं, ठीक है ना, और वो हमने 10% की वार्षिक ब्याज पे दिए हुए हैं। तो एक साल में इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ऐसे ही अगली साल इसका कितना ब्याज होगा, 100 रुपये। यानी कि ये हर साल में 100 रुपये बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसीलिए इसी तरीके से देखिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया है कि 4 साल में कितना हो जाता है, 13,200, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल और इसका ब्याज है, यानी ये पूरा अमाउंट है। और 8 साल में कितना हो जाता है, 16,400, ठीक है ना। तो इसका ब्याज कितना हो गया 4 साल का, भाई 16,000 में से 16,400 में से अगर मैं 13,200 घटा दूं कितना होगा, 3200, ठीक है ना। तो ये 3200 क्या है, ये है 4 साल का ब्याज, ठीक है। क्योंकि जितना ही यहाँ से 4 साल में पहले 4 साल में बढ़ा होगा उतना ही अगले 8 साल में बढ़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि देखिए ये यहाँ पर जैसे कि ये 2010 में हमने पैसे दिए, तो जितना ये 2014 में बढ़ा है उतना ही ये 2018 में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 साल का गैप है और यहाँ पर भी 4 साल का गैप है, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि भाई 4 साल की ब्याज कितनी है, 3200 रुपये। तो 13,200 में से हम 3200 रुपये कम कर देंगे ब्याज ब्याज, तो ये अमाउंट कितना निकल के आएगा, 10,000, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये पहले जो 4 साल है उनका कितना है, अमाउंट कितना है, 13,200 दिया है ना। तो ये कितना आ गया भाई, प्रिंसिपल प्रिंसिपल आ गया साहब 10,000। तो बस हो गया सवाल। और यहाँ पर इसने क्या बोला है कि ये जो 10,000 रुपये हैं, ठीक है ना, इन्हें 10% वार्षिक ब्याज पे देना है,
और कितने साल के लिए? 3 सही 1/5 यानी 5 या 15 और 1 16/5 साल के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम, ठीक है ना, और अपॉन में 100। ये तो समझ आ गया होगा आपको। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ये 5 दूनी 10 और 16 दूनी 32, ठीक। और ये कितनी जीरो है यहाँ पर? 2 जीरो, 3200। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 3200। अब देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 7वां। इस क्वेश्चन में दिया है कि रवि और सुमित के वर्तनों का अनुपात, सॉरी ये बर्तनों नहीं, ये वेतनों होगा, ठीक है ना, ठीक। ये क्या होगा यहाँ पर? वेतन, ठीक है ना। वेतनों का अनुपात 4:5 है यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो उनके नए वेतनों का अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ये कितना है? 4:5 है, ठीक है ना। यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में 6000 की वृद्धि की जाती है। तो देखो यहाँ पर ये जो अनुपात दे रखा है, पहले तो हम इसे थोड़ा सा और सरल कर लेंगे, क्योंकि भाई अनुपात क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 100:120 लिखा। तो जब मैं इसे यहाँ से काट दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5:6, ठीक है ना। अब मैं 5:6 को 500:600 लिखूं तो ये भी रेशियो ही है, ठीक है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 35 जो रेशियो 40 है, इसे हम थोड़ा सा और कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये कितना हो जाएगा? 35:40, 7:8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अगर दोनों के वेतन में अगर 6,000 रुपये बढ़ा दिया जाए तो वो हो जाता है 7:8। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये है 4:5, ठीक है ना। तो पहले रवि और सुमित का जो वेतन कितना था? 4:5 था। तो हम इसे बोल सकते हैं कि पहले जो रवि का जो जो वेतन था वो था 4x, ठीक है ना, और सुमित का वेतन था 5x, ठीक है। और इन दोनों में क्या किया कि इसमें 6,000 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है ना, और इसमें भी 6,000 बढ़ा दिए। और उसके बाद में इसका जो रेशियो हो गया वो हो गया सब 7:8, ठीक। तो बस अब इसी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 4x प्लस के 6,000 अपॉन 5x प्लस के 6,000 इक्वल्स टू 7/8, ठीक है ना। यहाँ से हटा लें पहले। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। जो 7 का 5 में होगा तो कितना होगा? 35x, ठीक, प्लस के ये कितना हो जाएगा? 7 × 6,000 इक्वल्स टू 832x प्लस के 8 × 6,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ वो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो 32 को जब हम यहाँ पर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का 32 माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3x, और ये कितना है? ये इस साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखो दोनों में क्या है? कॉमन कितना है? 6,000। तो 6,000 हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया, और ये कितना? 8 माइनस के 7, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो गया? 6,000, और x बराबर कितना हो गया? 6,000/3 यानी कि 2,000, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 2,000 है। तो ये कितना था? बढ़ने के बाद में 7:8 हुआ था, ठीक है ना। तो 7x × 8x हुआ था ये, ठीक। या फिर ऐसे कह लो कि ये कितना था? ये 4x था, और ये कितना था? ये 5x था, ठीक है ना। 5x में कितना बढ़ा था हमारा? 6,000। तो 5 × x की वैल्यू कितनी हो गई? 2,000 और प्लस के 6,000, ठीक है ना। कितना हो गया? 16,000, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16,000। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए जिसमें से 6 चौके और 10 छक्के शामिल थे। उसके कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा साहब? 6 × 4, 6 चौके हैं, ठीक है ना, तो कितना हो गया? 24 रन, ठीक। और 10 छक्के हैं तो ये कितने हो गए साहब? 60, ठीक है। तो टोटल कितने रन है छक्के और चौके के? 84 रन टोटल हैं साहब, 124। तो 124 में से 84 गए तो कितना बचा? 40, ठीक है ना। तो 40 रन ऐसे हैं जो विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए गए हैं। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 124 का? 40/124 गुणा 100, ठीक। तो कितना हो गया साहब? 4 से काटेंगे 10 बार, 4 × 12 और 4 × 4, ठीक है ना। और 31 से जब 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 × 93, ठीक है ना। 3 सही 7/31। और ये कितना है? ये × 10 है, ठीक है। तो वैसे कैसे करेंगे? तो ये कितना है?
3 प्लस के 7/31 गुणा 10 है, यही तो है ये। 10 का हम कितना 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30, और प्लस के जब 10 का हम किसमें 7/31 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70/31, और दोबारा से हम इसमें इसका भाग दे लेंगे तो ये 30 प्लस के 2, ठीक है ना। 31 दूनी कितना होता है 62, 2 सही 8/31, तो ये 30 और 2 कितना हो गया 32, 32 सही 8/31, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम मीटर पर मिनट से किलोमीटर पर आवर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम गुणा करते हैं 3/50 से, ठीक है ना। और जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में करेंगे तो हम किससे गुणा करेंगे 50/3 से, ठीक। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 1600 मीटर और टाइम कितना है 4 मिनट। तो जब हम इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे 3/50 से, ठीक है ना। तो ये जीरो से ये जीरो गई, ये कितना हो गया 4 चक 16, 40, और 40 दिया 120, और 120/5 कितना हो गया 24, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब विक्रय मूल्य में 132.60 की वृद्धि होती है तो 10.5% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। हमें सीपी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 10.5% की हानि जब 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ये 10.5% की क्या है हानि है ये, ठीक है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 11.6, ठीक है ना। तो 11.6 के जब लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो देखो अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि कोई 100 रुपये की चीज़ है उस पर आपको 5% का हानि हुई, ठीक है ना। तो ये कितने में गई 95 रुपये में। और फिर मैं कहूँ कि इसी 100 रुपये पे अगर आपको 10% का लाभ हुआ है तो ये कितने में जाएगी 110 रुपये में। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है तो ये कितना हो गया 15 हो गया। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये जो 10% का लाभ था और ये 5% की हानि थी, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का जोड़ के बराबर होगा, ठीक है भाई। भाई इन दोनों के जोड़ के बराबर ही तो है ये 15। तो ऐसे यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या बोला है कि पहले 10.5% की हानि हुई है, तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 100 रुपये, ठीक है, जिसका मूल्य है 100 रुपये और उसमें 10.5% की हानि हुई है। 10.5% की जब हानि हुई तो वो कितने की हो गई 89.5 की, ठीक है ना। लेकिन उसमें जब 132.60 रुपये जब जोड़ दिए जाते हैं यानी कि इस हानि में, तो उसका लाभ कितना हो जाता है 11.6%, ठीक है ना। तो कितने की हो जाती है 111.6 रुपये की, ठीक है ना। जब 100 में जब हम 11.6 का लाभ जोड़ेंगे तो कितने की हो जाएगी 111.6 की। तो यहाँ पर देखिए कि 89.5 से 111.6 कब बढ़ा है, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ा, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ा है ये 10.5 और 11.6 ये कितना हो गया 21.6, ठीक है ना। तो 21.6 की जगह पे इसने क्या बोला है कि 21.6 नहीं, ये जोड़ा कितना है 132.6, यानी कि 21.6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 132.6, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132.6/21.6, ठीक है ना। और हमारा ये क्रय मूल्य कितना था 100 यूनिट, तो यहाँ पर कर देंगे हम गुणा 100, बस हो गया ये सॉल्व। तो ये कितनी बार कट जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हटा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पर भी मैं इंटू 10 करूँ और यहाँ पर भी इंटू 10 करूँ ऊपर नीचे गुणा, तो यहाँ का पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से हटा लेंगे हम दोनों, एक मिनट यहाँ पर, ठीक है। तो 216 से कितनी बार कटेगा 6 बार, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो देखिए ये यहाँ पर एक सुरंग है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं यहाँ पर ये सुरंग है और ये एक ट्रेन आ रही है इतनी लंबी। जब ट्रेन यहाँ पर जब स्टार्ट होगी, जब यहाँ से एंटर करेगी तो टाइम तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रेन जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है इसकी लंबाई, ये सुरंग की लंबाई हो गई। उसके बाद में जब ट्रेन जब यहाँ से निकलना स्टार्ट करेगी इतनी लंबी, जब बिल्कुल इसका जब आखिरी डब्बा निकल जाएगा
तभी हम कह सकते हैं कि जो सुरंग को इसने पार कर दिया पूरे तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है कि सुरंग और जो ट्रेन, यहाँ पर दोनों की लंबाई यहाँ पर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है 725 मीटर और सुरंग की लंबाई है 235 मीटर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 960 मीटर, ठीक है ना। तो 960 मीटर को कितने सेकंड में पार करती है, 48 सेकंड में। तो 960 बटे 48, जब हम इसे निकालेंगे तो ये निकल के आएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमें स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में। तो जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो उसमें गुणा होता है 18/5 का, ठीक है ना, 18/5 का। और जब किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो गुणा होता है 5/18 का, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 960/48 गुणा 18/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 5 से इसे हम काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 एकन 3, 3 छक्के 18 और ये 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पे 8 का इसमें करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, ये 24 और 24 गुणा 3, ठीक है ना। 24 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 72, 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पी, क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम, तो देखिए पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो ये हो गया पी, क्यू और आर। तो पी कितने दिन में करता है, 10 में, ठीक है ना। क्यू करता है 20 में और आर करता है 30 में। तो इनका एलसीएम लेकर हम मान लेते हैं कि भाई जो टोटल वर्क है वो कितना है, 60 है, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो पी 10 दिन में कितना काम करता है, 60 काम। तो एक दिन में कितना करेगा, 6, और ये कितना करेगा, 3, और ये करेगा 2। अब इसमें बोला क्या है कि एक एक दिन छोड़कर क्यू और आर जो है पी की हेल्प करते हैं। तो देखिए पहले दिन क्या होगा, तो पहले दिन काम कौन कौन करेंगे, पी और ये क्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पी कितना, जो पी जो है कितना काम करेगा, 6 काम, और क्यू कितना करेगा, 3 काम। तो पहले दिन होगा 9 काम, ठीक है ना। और दूसरे दिन कौन सा काम होगा, तो ये पी और आर का काम होगा, ठीक है ना। तो 6 और 2 8, ठीक है ना, 8 काम। यानी कि अगर ये दोनों दिन में कितना काम होगा, 17 काम होगा 2 दिन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 2 दिन में है 17 काम। अब देखिए टोटल काम कितना है, 60, ठीक है। तो पी 10 दिन में कितना काम करता है, 60 काम। तो एक दिन में कितना करेगा, 6, और ये कितना करेगा, 3, और ये करेगा 2। अब इसमें बोला क्या है कि एक एक दिन छोड़कर क्यू और आर जो है पी की हेल्प करते हैं। तो देखिए पहले दिन क्या होगा, तो पहले दिन काम कौन कौन करेंगे, पी और ये क्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पी कितना, जो पी जो है कितना काम करेगा, 6 काम, और क्यू कितना करेगा, 3 काम। तो पहले दिन होगा 9 काम, ठीक है ना। और दूसरे दिन कौन सा काम होगा, तो ये पी और आर का काम होगा, ठीक है ना। तो 6 और 2 8, ठीक है ना, 8 काम। यानी कि अगर ये दोनों दिन में कितना काम होगा, 17 काम होगा 2 दिन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 2 दिन में है 17 काम। जब 2 दिन में 17 काम करते हैं तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 51, ठीक है। बाकी कितने बचेंगे फिर, 9 दिन। और उसके 7वें दिन क्या होगा कि पी और क्यू एक साथ काम करेंगे। तो पी और क्यू दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 9 काम, ठीक है ना। तो 7वें दिन 9 काम भी खत्म हो जाएगा। तो टोटल कितने दिन हो गए, ये 7 दिन हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 1/17 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 डेज। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों में 9,982.5 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो धनराशि क्या होगी। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि हमने 10,000 रुपये दिए किसी को, ठीक है ना, 10% की ब्याज पर। तो क्या होगा कि 1 साल बाद इसकी ब्याज कितनी आ जाएगी, 1,000 रुपये, ठीक है ना। अब उसके आगे आने वाले साल में क्या होगा कि ये 10,000 की तो ब्याज लगेगी ही, उसके बाद में ये जो 1,000 है हमें इसकी भी ब्याज देनी पड़ेगी। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसने क्या कहा है कि ये जो ब्याज है वो 1 साल बाद नहीं है, मुझे भाई हर 10 महीने के बाद चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे ही इसकी जो 10,000 की जो ब्याज है जो 10 महीने के बाद होगी, तो उस ब्याज पर जो ब्याज लगेगी वो आगे आने वाले 10 महीने के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 1 साल बाद स्टार्ट हुई है, यहाँ पर 10 महीने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो यही इसमें दिया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो ये कितने हो गए भाई, ये पूरे जो टोटल 30 महीने हो गए, ठीक है ना।
और ब्याज हमें देनी है हर 10 महीने बाद में, ठीक है ना। इस तरीके से देखा जाए तो इसमें कितनी बार ब्याज जाएगी, 3 बार, ठीक। और यहाँ पर देखो 1 साल की ब्याज है 12%, तो 10 महीने की कितनी हो जाएगी, 10%। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% की 1/10, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो ब्याज है यानी कि जो हमारा मूलधन है वो 10 रुपये से 11 हो जाएगा हर 10 महीने बाद, ठीक है ना। उसके फिर 10 महीने बाद क्या होगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, और उसके 10 महीने बाद फिर 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से 1331, ठीक है ना। तो 1000 से 1331 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1331 की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 1331 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 9,982 रुपये। तो 9,982.5 बटे 1331, और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है ना। ये इसका मूलधन है, तो गुणा है 1000, ठीक है। तो ये इससे 7.5 टाइम्स कटेगा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेना अपने आप, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 7500, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद में 720 रुपये में बेची जाती है, और कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसने बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। यानी कि अगर उसका अंकित मूल्य 10 रुपये था तो उसने 10% की छूट दे दी, तो वो कितने की होगी, 9 रुपये की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 720 रुपये। तो 9 की वैल्यू जब 720 है तो 10 की कितनी हो जाएगी, 720/9 गुणा 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये 80 बार कटेगा, ठीक है ना। तो ये कितनी होगी, 800। तो मार्क प्राइस कितनी होगी इसकी, अंकित मूल्य, ये होगी 800 रुपये। अब उसने क्या बोला है कि कुर्सी का क्रय मूल्य है 640 रुपये, ठीक है ना। सीपी कितना है, 640। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए यानी कि इसे 800 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 640 से 800 कितना है, देखो 800 माइनस का 640, ठीक है ना, 160 हो गया ये। तो ये क्या है, इसका प्रॉफिट, ये लाभ है इसका। तो 160 बटे 640 गुणा 100, ये 0 से 0 कट गई, 16 से 64 4 बार, और 4 से 100 25 बार। तो इसके आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है, ठीक है ना। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन क्या है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, तो इसे मान लेते हैं हम, ये 6:7 है ना ये, तो इसे मान लेते हैं हम कि इनका वेतन था 600 और 700, ठीक है ना। तो इस रेशियो पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं। उसके बाद में क्या बोला है कि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि हो जाती है। तो 5.5% की वृद्धि जब हम 700 में करेंगे तो देखिए 700 में जब हम 5.5% की वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, ये जीरो, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये कितना होगा, 7×5 = 35, और 7×5 और 3 38, ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो ये वैल्यू कितनी बन जाती है हमारी, 738.5, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या बोला है कि 738.5 की वैल्यू कितनी है, 1,47,700। तो देखिए 1,47,700, ठीक है ना, ये 738 की वैल्यू है। तो इसने क्या पूछा है कि भाई ये 600 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इसकी, ठीक है ना, इंटू 600। यहाँ पर ये 738.25 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है ना। लास्ट में ये 2 जीरो, तो कितने हो गए 200, और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1,20,000। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, 1,20,000। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि एक 9 अंकीय संख्या है ये वाली, ठीक है ना, जो 72 से विभाज्य है, और √7x - 3y की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो पहले हमें क्या करना है कि 72 का हम 2 जगह पर डिवाइड कर लेंगे, इसे हम 9 × 8 में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये जो लास्ट की 3 संख्या है, अगर ये 8 से भाग होती हैं तो ये जो पूरी संख्या है ये पूरी 8 से भाग होगी, ठीक है ना। और यहीं पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर इन सभी अंकों का सम जो है अगर 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। और एक तरीके से समझिए इसके लिए, मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ 91827, ठीक है ना।
तो इसका मुझे देखना है कि ये 9 से भाग होगा या नहीं होगा। तो मुझे क्या करना होगा कि इन सभी डिजिट्स को पहले ऐड करना होगा, उसके बाद में 9 से हमें भाग देना होगा। लेकिन मैं इन सभी को आपस में ऐड करने की बजाय क्या करूँगा कि इन सबको मैं 9-9 बना लूँगा, ठीक है ना? तो देखिए ये तो पूरा ऑलरेडी है ही 9, ये 8 और 1 9 और ये 7 और 2 9। तो यहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पर देखते हैं, तो ये पूरा हो गया 9, ठीक है ना? ये 6 और 3 9, उसके बाद में ये है 8 और 5 13, ठीक है ना? अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, तो 3 और 1 कितना हो गया? ये 4, ठीक है ना? अब ये दोनों बचते हैं 8 और 5, सॉरी 8 और 7 कितने हो गए? 15। अब इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 और 1 6, ठीक है ना? अब 6 और 4 कितना हो गया? 10, ठीक है ना? और 10 और ये 10 में क्या हो गया? 1 और 0 कितना हो गया? ये केवल 1, ठीक है? तो ये क्या है? यहाँ पर ये एक ही रिमाइंडर बचा है पूरा, ठीक है ना? एक रिमाइंडर बचा है। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या क्या बचा है? एक तो ये 1 है, यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये y, ठीक है ना? ये 1 x और y, ये 3 चीज़ें यहाँ पर रिमाइंडर बची हैं। अब यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है ये वाली, ये 8 से भाग होनी चाहिए। तो देखिए 8 से ये 8 जाएगा एक बार, ठीक है ना? और यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी संख्या आ सकती है जिससे 8 से भाग देने पर पूरा पूरा चला जाए? तो यहाँ पर मैं 1 रखूंगा तो 71 में नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो यहाँ पर पूरा चला जाएगा, ठीक है ना? तो 9 8 72, तो यहाँ पर y की जगह पर आ गया 2, ठीक? तो y की जगह पर 2 आ गया और यहाँ पर ये 1 है तो कितना हो गया? 3। अब मुझे 9 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 6 की, ठीक है ना? तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 2 और x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। अब हम यहाँ पर रख देंगे इसे, पहले इसे हटा लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी थी? x की थी 6 और y की थी 2, ठीक है ना? तो अंडर रूट 7 गुणा 6 माइनस के 3 गुणा 2, तो ये कितना हो गया? 42 माइनस के 6, अंडर रूट में 36, और ये हो गया सब 6। यहाँ पर ये ऑप्शन जो है गलत है ये वाले, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है ना? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 70 7 12 और 2 शेषफल बचता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 398 में से जब 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 391, ठीक? और यहाँ पर 437 में से जब 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 425, और 5425 में से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5423, ठीक है? तो अब इसमें बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इन सभी को डिवाइड कर दे, तो वो होता है हमारा HCF, ठीक है ना? तो HCF निकालने का तरीका ये होता है कि जो दो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना? तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो पहली छोटी संख्या ये है और दूसरी ये है। तो जो दो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं उनका हम लेते हैं पहले डिफरेंस, ठीक है ना? डिफरेंस। अब या तो ये तीनों संख्या उस डिफरेंस से जो पूरी तरीके से भाग हो जाती है, और या फिर उनके फैक्टर से, ठीक है? तो देखिए 425 में से जब 391 जाएंगे तो कितना बचेगा? 34, ठीक है? अब ये जो तीनों संख्या हैं या तो ये 34 से भाग हो जाएंगी या फिर इसके फैक्टर से होंगे। देखो 34 तो यहाँ पर आंसर है नहीं, तो इसका दूसरा फैक्टर हमारा क्या होगा? तो ये कितना है? 1 गुणा 34 है ये, ठीक है ना? दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 2 गुणा 17, ठीक? ये कितना होगा? 34। तो 2 गुणा 17, तो हमें क्या करना है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है? 17। तो देखो अब 34 का फैक्टर यहाँ पे केवल एक यही दे रखा है, बाकी तीन तो दे भी नहीं रखे, तो हमें चेक भी नहीं करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 2660 रुपये की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन बराबर होते हैं। निवेश किए गए दूसरे धन की राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पहला जो प्रिंसिपल है वो है ए और दूसरा प्रिंसिपल है बी, ठीक है ना? और यहाँ पर बोला है कि दोनों के अमाउंट बराबर है, तो अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये दोनों के हम अमाउंट बराबर रख देंगे। तो ये पहले का हो गया ए, ये तो प्रिंसिपल हो गया प्लस के। अब इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ए इंटू यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है 5, ठीक है ना? और 2 साल के लिए और डिवाइड बाई
100 और ये इक्वल हो जाएगा b प्लस के b इंटू 5 गुणा 4/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 10 बार कटेगा, ठीक है ना, और ये 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, ये 5 बार कट गया। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस के a/10 और ये हो गया b प्लस के b/5। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11a/10 और ये हो जाएगा 6b/5। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया 2 बार। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है a और b का रेशियो यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये साइड चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो गया 12 और ये 11 इस साइड आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 11। ठीक है ना, तो ये a और b का रेशियो आ गया, तो a और b का रेशियो कितना आया है, 12:11। ठीक है ना, तो ये दोनों आपस में ऐड होकर कितना हो गए, ये हो गए हमारे 23 यूनिट्स। ठीक है ना, तो 23 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2760। ठीक है, और हमें निकालनी कितनी की है, ये वाली b की वैल्यू, और b की वैल्यू कितनी है 11, तो 2760 कितनी है 23 की, निकालनी है हमें 11 की। तो देखिए 23 एकम 23 और 23 दूनी 40। ठीक है ना, ये हो गया 120। जो 120 का गुणा करेंगे हम 11 से तो कितना हो जाएगा, ये 0 1 और 2 2 और 1 3। ठीक है ना, 1320 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए 1320। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड वाला। ठीक है, और डिवाइड के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है तो इसे भी साथ में कर लेंगे। और देखो कि यहाँ पर ये है मल्टीप्लाई और यहाँ पर कोई डिवाइड वगैरह नहीं है, तो हम इसे भी साथ में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर कहीं पे गड़बड़ हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 21 प्लस के 5 माइनस के, ये दोनों डिवाइड हैं, 3 दूनी 6 माइनस के 9 प्लस के, यहाँ पर देखिए 5 नाम 45 और 9 चक 36। ठीक है ना, 36 और माइनस के 45। अब देखिए ये प्लस का 36 एक ये है और ये प्लस का 21 और प्लस का 5। 21 और 5 26 और 26 और 6 कितना हुआ 32 और 32 और 30 62। ठीक है ना, ये 62 और यहाँ पर ये माइनस के कितनी है 9 और 2 11 और 11 और 45 45 और 1 40 10 56। ठीक है ना, यह है माइनस के 56, इसका आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है कि अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं। अनु अकेले उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर सकती है। तो पहले तो देखिए यहाँ पर इसकी इफिशियंसी के बारे में बात की है कि अनु जो है किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है, मतलब कि जितने टाइम में बिन्नी एक काम करती है उतने ही टाइम में अनु जो है 4 काम करती है। ठीक है ना, तो ये है अनु और ये है बिन्नी। ठीक है ना, तो बिन्नी करती है एक काम और अनु करती है 4 काम। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या बोला है कि 7 घंटे में कोई काम जिन्होंने पूरा किया है, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5, यानी कि जब ये 1 घंटे में 5 काम करती हैं तो 7 घंटे में कितने काम करेंगी 35। ठीक है ना, तो अनु अकेले उसी काम को कितने घंटे में करेगी, तो ये हो गया 35/4। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तो 35/4 घंटे में कर देगी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 है। ठीक है ना, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ठीक है ना, तो इसका परिमाप कितना है 36√3। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। ठीक है ना, पेरीमीटर क्या होता है, जो सभी साइड्स होती है उनका सम। तो ये भाई ये 3 सम का ये कितना है 3a = 36√3, तो a बराबर कितना हो गया 12√3। ठीक है ना, और इसकी इसने हाइट पूछी है, तो हाइट के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/2 × a। ठीक है ना, तो √3/2 और इंटू a है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12√3, तो ये कितना गया 6 बार, तो 6 × √3 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 18। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए वो दोनों संख्या कौन सी होंगी, ए और बी। ठीक है ना, तो दो संख्या का औसत कितना है, तो a + के b/2 = 13, औसत ऐसे ही तो निकालते हैं।
कि जो भी संख्याएं होती हैं उनका जोड़ और जितनी संख्याएं होती हैं उसे डिवाइड कर देंगे, तो वही हमारा औसत होता है। तो ये यहाँ पर 13 दिया हुआ है, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 26। ठीक है। उसके बाद में बोला है उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो a इंटू बी, ठीक है ना, इनका जो वर्गमूल है ये कितना है? 12। तो a इंटू बी कितना आ गया? 144। ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में पूछा है कि दो तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें a माइनस के b बताना है। अब देखो ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग। तो a माइनस बी, अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर हम 18 है तो ठीक है ना, तो a प्लस बी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 26। ठीक, ये दोनों कट गए, इनको जोड़ने पर ये होगा 2a बराबर कितना? 44। तो a बराबर कितना हुआ? a बराबर हो गया 22। तो यहाँ पर देखिए a 22 है तो b कितना हो जाएगा? तो यहाँ 26 में से 22 जाएंगे तो कितना? 4। और देखो 22 का कितना? 88। और यहाँ पर कितना होना चाहिए? 144। तो यानी कि ये तो है नहीं। अब देखते हैं हम दूसरा वाला, यहाँ पर हटा देते हैं ये। तो दूसरा वाला जब हम देखेंगे तो a प्लस के b कितना दिया हुआ है? 26। और a माइनस के b यहाँ पर कितना है? 10। ठीक है ना। तो 2a कितना हो जाएगा? 2a बराबर 36 और a बराबर 18। ठीक है ना। तो a बराबर 18 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है ना। और हम 18 गुणा 6 करेंगे तो कितना होगा? 144। ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे इसके मूल क्रम मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है कि वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है ना। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। यानी कि अगर वो किसी वस्तु को 5 रुपये की खरीदता है तो उसे वो 6 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने का लाभ हुआ? 20% का। फिर उसके बाद में बोला गया है कि यदि उसे 20% कम में खरीदा होता, ठीक है ना, तो इससे 25% का लाभ होता जो कि 10 रुपये के बराबर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इसका ये जो क्रय मूल्य है यहाँ पर, तो इसका 20% कम कितना होगा? तो 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। ठीक है ना। यानी कि 5 रुपये में से अगर वो चीज़ कोई 5 की है तो 1 रुपये कम में खरीदता है, यानी कि 4 रुपये में। तो यहाँ पर 5 की यूनिट कितनी है? 5 ही है। तो एक यहाँ से हमने कम किया तो कितना हो गया? 4। ठीक है ना। तो यानी कि अगर वो 5 रुपये की जो चीज़ उसने खरीदी, अगर वो 4 रुपये में खरीदता तो इस पर इसे 25% का लाभ होता। ठीक है ना। तो 4 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है ना। और 4 से यहाँ पर ये कट गया, तो यानी 1। कि अगर वो उसे 4 रुपये में खरीदता है तो उसे 5 रुपये में बेचता। ठीक है ना। तो उसे 25% का लाभ होता और उस लाभ की जो कीमत है वो कितनी होती? 10 रुपये। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एक यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। फिर उसके बाद में पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था। तो ओरिजिनल क्रय मूल्य कितना था? ये जो 5 यूनिट था ये वाला। ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 50 रुपये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 रुपीज़। अब देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, तो इसका सही औसत क्या होगा? तो देखिए, तो यहाँ पर 142 की जगह पर क्या पढ़ लिया गया? 42। ठीक है ना। यहाँ पर ये था 142, लेकिन इसे कितना पढ़ा गया? 42। तो इसमें कितने की गड़बड़ हो गई? 100 की। ठीक है ना। अगर ये इसे 42 न पढ़ के अगर 142 पढ़ते तो इन 10 के हिस्से में कितने? 100 रुपये और आ जाते। ठीक है ना। या 100 रुपये हो या कुछ भी हो तो ये 100 और आ जाता। तो ये जो 100 है ये कितनों में डिवाइड होता? 10 में। ठीक है ना। तो हर एक के हिस्से में कितना आता? 10। यानी कि एवरेज जो है वो 10 और बढ़ गया होता, यानी कि ये कितना हो गया होता? 46 से 56। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि एक टेलीविज़न 14,500 में उपलब्ध था। दिवाली की सेल के दौरान उसकी कीमत घटकर 11,890 रुपये हो गई, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं इसे कैसे करेंगे। ये 14,500 में था, उसके बाद में कितने का बिका? ये 11,890 का। ठीक है ना। तो ये कितने कम में बिका? 0, 9 और 1 10, 8 और 6 14, तो यहाँ क्या 3 और ये 2। ठीक है ना। तो 2610 रुपये कम में बिका, तो इसकी छूट कितनी हो गई? 14,500 पर 2610। ठीक है ना, इंटू 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गई,
तो 145 से ये 2610 कितनी बार गया, एक बार, तो 2610 145, तो यहाँ कितना बचा, 6 1 1, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना। तो 145 इंटू 8 करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, 8 एक 8 और 3 11, यानी 1160 कितनी बार गए, 8 बार। तो ये कितना हो गया, 18%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।